स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों आज हम लोग अगला फाइलम स्टार्ट करेंगे, फाइलम पोरीफेरा। और यह फाइलम पोरीफेरा का पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम आगे के लेक्चर में इसका क्लासिफिकेशन और इसका कैनाल सिस्टम ऐसे टॉपिक को लाते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फाइलम पोरीफेरा बायोलॉजी में कहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों जब संपूर्ण जीवों का क्लासिफिकेशन किया गया तो उसमें पूरे जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत कर दिया गया। पहला मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा था जिसमें आपने इसके पहले प्रोटोजोआ पढ़ा, और तीसरा फंजाई, इसके बाद फिर प्लांटी और सबसे लास्ट में एनिमेलिया। तो एनिमल किंगडम के अंदर सबसे पहला फाइलम जो है वो पोरीफेरा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फाइलम पोरीफेरा बायोलॉजी में कहाँ है। एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम है पोरीफेरा। अब समझते हैं पोरीफेरा का मतलब क्या है। तो देखिए पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। यह सबसे खास बात है। इस फाइलम के अंदर जितने भी प्राणी को आप पढ़ेंगे उस प्राणियों के अंदर उस प्राणी के स्किन पर पोर रहेंगे, यानी उसकी बॉडी में छोटे छोटे छेद रहेंगे, इसीलिए इनको पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म कहा गया, यानी कि छेद धारण करने वाले प्राणी। पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब छिद्र धारण करने वाले प्राणी। तो ये प्राणी जो रहेंगे वो छिद्र धारण किए रहेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम रेड कलर से मैं पोर बनाया हूँ। तो ये पोर इनकी बॉडी पर क्या होता है, पोर होता है। आगे है नेम पोरीफेरा गिवन बाय रॉबर्ट ग्रांट। एक बात आप यह भी याद रखिएगा, कभी कभी सवाल में पूछ देता है कि पोरीफेरा नाम किसने दिया है, तो रॉबर्ट ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने दिया है। एनिमल्स आर सेडेंट्री आर सेसाइल अटैच टू द सबस्ट्रेटम। तो इस फाइलम के जो एनिमल्स रहेंगे वो सेडेंट्री रहेंगे, किसी जगह पर चिपके रहेंगे, या इसे सेसाइल भी कह सकते हैं, या किसी भी सबस्ट्रेटम से किसी भी पदार्थ से अटैच रहेंगे, जुड़े रहेंगे। अन्य फाइलम में आप देखेंगे कि प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते हैं क्योंकि जंतुओं का यह खास कैरेक्टर है। लेकिन फाइलम पोरीफेरा में आप देखेंगे कि ये जो इसमें प्राणी हैं वो किसी स्थान से चिपके रहेंगे। आगे है कॉमन नेम स्पंज। इस फाइलम में जो एनिमल्स हैं वो स्पंज कहे जाते हैं। अब स्पंज का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ जो सोखते टाइप की हो, यानी कि कोई चीज़ सोख ले, पानी सोख ले, तो वह स्पंज कहा जाएगा। जैसे कि स्पंज नाम से आप बहुत सारी चीज़ें अपने दैनिक जीवन में जानते हैं। अभी जैसे ये जो मार्कर है, इस मार्कर के अंदर एक रिफिल है जिसमें हम इंक भरते हैं, स्याही भरते हैं, तो उसे भी स्पंज कह सकते हैं क्योंकि वह स्याही को सोख लिया है, और अगर आप उसे निचोड़ देंगे तो स्याही फिर गिर जाएगी, चू जाएगी। और भी आप स्पंज सुनते होंगे, जैसे केक वगैरह, बर्थडे वाला केक है तो उसमें भी 2 चीज़ें होती है, ऊपर पेस्ट होता है और अंदर स्पंज होता है। स्पंज का मतलब सोखता टाइप की। या फिर आप ये छेना, रसगुल्ला वाली मिठाई खाते होंगे तो उसे भी आप स्पंज बोलते हैं। अभी उसको भी आप निचोड़ देंगे तो उसमें जो सीले रहते हैं, चाशनी, वो गिर जाते हैं। तो स्पंज आप समझ गए कि ऐसी कोई चीज़ जिसको निचोड़ने के बाद उसके अंदर जो लिक्विड है वो निचोड़ जाए, गिर जाए। या फिर ऐसा भी आप समझ सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ जो पानी या फिर कोई लिक्विड सोख सके, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, उसे आप स्पंज कहेंगे। तो इस फाइलम के अंदर जितने भी प्राणी पाए जाते हैं उन्हें स्पंज कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर पानी भरा रहता है और ये लगातार बाहर के इन्वायरमेंट से पानी को सोखते रहते हैं, अपने अंदर लेते रहते हैं, और ये पानी में पाए ही जाते हैं। तो लगातार इनकी बॉडी के अंदर पानी एंट्री करता रहता है। अगर आप इस फाइलम के किसी भी प्राणी को उठाकर कैसे निचोड़ देंगे, गाड़ देंगे, तो जैसे रसगुल्ले से सीढ़ा गिर जाता है वैसे इनकी बॉडी से पानी गिर जाएगा। अब क्या क्रियाविधि है इनके अंदर, क्यों लगातार पानी जाता रहता है, कैसे पानी निकलता है, ये जब हम कैनाल सिस्टम पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे तरह से समझा देंगे और आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। तो स्पंज
क्यों कहते हैं आप समझ गए। आगे है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यह मल्टी सेलुलर होते हैं यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। इसके पहले आपने एक फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ा जिसमें एक कोशिकीय होते हैं। तो सबसे प्रिमिटिव टाइप के तो प्रोटोजोआ थे, लेकिन इससे प्रोटोजोआ से थोड़े से विकसित कौन है, पोरीफेरा हैं। तो वहाँ पर प्रोटोजोआ में आपने देखा कि एक ही कोशिका हुआ करती थी एक प्राणी के अंदर, चाहे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम इस तरह का। लेकिन पोरीफेरा के अंदर जो स्पंज आएंगे यानी जो एनिमल्स आएंगे उनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं रहेंगी बहुकोशिकीय। इसके बाद है सॉलिटरी और कॉलोनियल। इस फाइलम के अंदर जो प्राणी हैं, एनिमल हैं यानी जो स्पंज हैं, वह सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल हो सकते हैं। अब हम बार बार स्पंज नाम लेंगे तो आप यही समझिएगा कि इस फाइलम में आने वाले प्राणियों का नाम मैं ले रहा हूं। अब मैं बार बार स्पंज ही बोलूंगा। आगे है सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ग्रेड होता है यानी सेल की बनी होती है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि अगर मल्टी सेलुलर है तो इसका मतलब बहुकोशिकीय है, और जब बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो उनका टिश्यू बन जाना चाहिए। तो इनमें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड होना चाहिए, तो फिर सेलुलर ग्रेड कैसे रह गया? वो इसलिए रह गया क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं वो समूह में आकर के एक साथ कोई किसी काम के लिए उत्तरदायी नहीं होती हैं, बल्कि उनका अपना अलग अलग काम होती हैं। कुल मिलाकर ये समझिए कि अगर कोशिकाएं एक साथ समूह में आकर किसी एक निश्चित काम के लिए, एक निश्चित कार्य के लिए उनका उत्तरदायित्व होता तो एक टिश्यू बन जाता। जैसे आप अगर यह सोचें कि ईंट अगर है, ईंट मिल करके तो दीवार बन जाएगी, तो फिर ईंट ग्रेड क्यों कहा जा रहा है? लेकिन अगर ईंट को व्यवस्थित क्रम से जोड़ दिया जाएगा तभी दीवार बनेगी। अगर ऐसा है कि ईंट को ऐसे बहुत सारे ईंट को ऐसे फेंक दिया गया है, उनको एडजस्ट नहीं किया गया है, व्यवस्थित नहीं किया गया है, तो दीवार कहाँ बनी? ईंट तो हैं बहुत सारे लेकिन दीवार तो नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से इनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं तो पाई जाती हैं, लेकिन वह व्यवस्थित क्रम में जुड़ करके टिश्यू का निर्माण नहीं करती हैं। इसलिए बहुत सारी कोशिकाओं के होते हुए भी इन्हें सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इन मतलब यह है कि इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ग्रेड है, टिश्यू ग्रेड नहीं है। यह बात आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन बन जाती है कि जब बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो जायज़ सी बात है कि टिश्यू बन गया होगा, तो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू कही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए इस पॉइंट पर मैंने फोकस कर दिया है। हैबिटेट एक्वेटिक, मोस्ट ऑफ देम आर मैरिन वाटर बट सम आर फ्रेश वाटर। यह एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। सारे के सारे स्पंज पानी में ही पाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्पंज मैरिन वाटर में पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो फ्रेश वाटर जैसे कि पॉन्ड है, पूल है, रिवर है, इन तरह के जलाशय में भी पाए जाते हैं। फिर है फिल्टर फीडर। ये बात भी आप याद रखेंगे कि इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं यानी जो स्पंजेज हैं वह फिल्टर फीडर होते हैं। फिल्टर फीडर का मतलब इनकी बॉडी के अंदर लगातार पानी एंट्री करता रहता है, लगातार इनकी बॉडी के अंदर पानी जाता रहता है। उस पानी के अंदर मिले हुए जो भोज्य पदार्थ हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है जिन्हें यह खा सकता है, वह पानी के अंदर, पानी के साथ ही इनकी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है और यह अपनी बॉडी के अंदर उसे छान लेते हैं। उसे छान करके अपने भोजन के रूप में उपयोग कर लेते हैं, बाकी बचा हुआ पानी वापस कर देते हैं। तो इसलिए इन्हें फिल्टर फीडर कहा गया है, यानी कि भोजन को पानी से छान करके लेते हैं, खाते हैं, इसलिए इनको फिल्टर फीडर कहा जाता है। बात आप समझ गए होंगे। सिमेट्री, इसमें जो सममित होती है वह या तो रेडियल सिमेट्री रहेगी या फिर एसिमेट्रिकल रहेंगी। रेडियल सिमेट्री क्या है कि रेडियल सिमेट्री में जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है, कोई भी वस्तु है, कोई एनिमल्स है या प्लांट है, अगर उसे आप सेंटर से होते हुए, उसके केंद्र से होते हुए किसी भी प्लेन से आप उसे काटेंगे तो वो दो भागों में डिवाइड हो जाए,
वो दो भागों में बंट जाएगी, यानी कि उसके सेंटर से होते हुए कहीं से भी काटेंगे तो बराबर भागों में बंट जाएगी, तो उसे रेडियल सिमेट्री कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्री कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी वस्तु को कहीं से भी काट करके आप दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, तो वहाँ पर एसिमेट्री होगी, यानी कि असममित होगी, वहाँ पर कोई भी सिमेट्री नहीं है। तो स्पंज में क्या होगा कि या तो रेडियल सिमेट्री रहेगी या फिर एसिमेट्रिकल रहेंगे, अन्य कोई सिमेट्री इसके अंदर नहीं पाई जाती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि दो परत होती है, दो जर्म लेयर पाई जाती है इनकी बॉडी के अंदर, यानी कि एक एक्टोडर्म होती है और दूसरी एंडोडर्म होती है। तो आप देख पा रहे हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दो लेयर होती है, दो जर्म लेयर होती है। बाहर की लेयर को आप कहेंगे एक्टोडर्म और अंदर की लेयर को एंडोडर्म कहेंगे। जैसे आप यहां पर देखिए इस तरह का इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, दो लेयर रहेगी, दो लेयर। तो ये जो बाहर की लेयर है ये है एक्टोडर्म, और जो अंदर की परत है, अंदर की जर्म लेयर है, वो है एंडोडर्म। एंडोडर्म तो आप देख लिए डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाहर की लेयर को एक्टोडर्म और अंदर की लेयर को एंडोडर्म कहेंगे। अब इसको एक नाम और दे देते हैं, पिनेकोडर्म। बाहर की लेयर एक्टोडर्म को पिनेकोडर्म भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि यह पिनेकोसाइट सेल्स से मिलकर के बनी होती है, यानी कि पिनेकोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बाहर की लेयर बनी होती है, इसलिए इसे पिनेकोडर्म भी कहेंगे। अब यह सेल क्या है पिनेकोसाइट? तो स्पंज की बॉडी में पाई जाने वाली एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें पिनेकोसाइट कहेंगे। यह सेल है और इसी से मिल करके एक्टोडर्म बनती है, इसलिए इसे पिनेकोडर्म भी कह सकते हैं। इसके बाद है एंडोडर्म। एंडोडर्म को क्वानोडर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि यह क्वानोसाइट कोशिकाओं से मिल करके बनी होती है। क्वानोसाइट कोशिकाओं को आप कॉलर सेल्स भी कह सकते हैं या फ्लैजिलेट सेल्स भी कह सकते हैं। कॉलर सेल्स क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें कॉलर टाइप का दिखेगा। हम विस्तार से इसको समझाएंगे क्योंकि इस पर शार्ट नोट पूछता है। इसका फिगर बना करके हम एक लेक्चर में अलग से इसको बताएंगे। तो कॉलर पाई जाती है, इसलिए इसको कॉलर सेल्स भी कहते हैं। बाकी फ्लैजिलेट सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इन सेल में फ्लैजिला लगा होता है और स्पंज के अंदर वाली लेयर को ये बनाते हैं। ऐसे अंदर ये कोशिकाएं लगी रहेंगी, ये कोशिकाएं अंदर की तरफ लगी रहेंगी और इसमें फ्लैजिला लगे रहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका नाम फ्लैजिलेट सेल्स है। तो फ्लैजिला क्या काम करते हैं? फ्लैजिला जो है मूव करते रहते हैं ऐसे, और मूव करके पानी को अंदर लाते रहते हैं, यानी कि फ्लैजिला ही निर्धारित करते हैं कि पानी को अंदर कितना लाना है, यानी फ्लैजिला की वजह से ही पानी अंदर आता रहता है। और फिर ये आस्कुलम है, ऊपर वाला जो बड़ा सा पोर छिद्र दिख रहा है वह आस्कुलम है, वहां से पानी बाहर निकल जाता है। इन बिटवीन टू लेयर्स, यानी कि इन दोनों लेयर के बीच में मीसेनकाइम प्रेजेंट, दोनों लेयर के बीच में मीसेनकाइम होता है, विच इज कंसिस्ट ऑफ मेनी अमीबोसाइट सेल्स, जो बहुत सारी अमीबोसाइट कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। यानी दोनों लेयर के बीच में एक जिलेटिनस सब्सटेंस पाया जाता है, जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, जिसे आप क्या कहेंगे? मीसेनकाइम। और यह बहुत सारी अमीबोसाइट कोशिकाओं से मिल करके बना होता है। उसमें से कुछ कोशिकाओं का नाम मैं नीचे दे रहा हूं और ये भी बताऊंगा कि वो किस काम को परफॉर्म करती हैं। तो टाइप ऑफ अमीबोसाइट में पहला देखिए क्या है, स्पंजोसाइट। ये सेल्स जो होती हैं ये स्केलेटन का निर्माण करती हैं। आगे है स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स, ये भी स्केलेटन बनाने का काम करती हैं। इसके बाद है थीसोसाइट्स, यह भोजन को स्टोर करने का काम करती हैं। ट्रोफोसाइट्स,
यह भोजन को यानी फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं, पूरी बॉडी में फैलाने का काम करते हैं। इसके बाद क्रोमोसाइट, नाम से ही पता चल गया, क्रोमोसाइट जो कोशिकाएं रहेंगी यह स्पंज को कलर प्रोवाइड करने का काम करेंगी, यानी कि ये कलर देने का काम करते हैं। ये पिगमेंट सेल हैं, क्रोमोसाइट सेल्स यानी कि पिगमेंटेड सेल्स हैं। इसके बाद है क्वानोसाइट सेल्स। क्वानोसाइट सेल्स क्या करती है? फार्म स्पर्म एंड ओवम, यह स्पर्म और ओवम बनाने का काम करती हैं क्वानोसाइट्स। जैसा कि अभी आप यहाँ पर नाम देखे हैं क्वानोसाइट, ये जो है क्वानोसाइट अंदर की लेयर भी बनाती हैं और स्पर्म और ओवम भी बनाने का काम करती हैं, और इन्हें टोटीपोटेंट सेल कहा जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये कई काम को परफॉर्म कर रही है, यानी कि किसी दूसरे तरह की कोशिकाओं की तरह से बिहेव करने लगती हैं, इसलिए इनको टोटीपोटेंट सेल भी कह सकते हैं, यानी दूसरे कोशिकाओं का निर्माण कर देती हैं अन्य तरह के। शेप में देख लीजिए, सिलेंड्रिकल, इनका शेप क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर जैसा होता है, बेलन जैसा होता है। वैस शेप्ड यानी कि गुलदस्ते की तरह से भी हो सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ कुछ गुलदस्ते जैसा दिख रहे हैं। और अर्न शेप्ड का मतलब घड़े की तरह से भी हो सकते हैं। वेरिएबल यानी कि अलग अलग, इस फाइलम में अलग अलग तरह के प्राणी मिलेंगे, अलग अलग शेप के। ऑस्टिया क्या है? तो देखिए, पोर मेनी इन नंबर। ऑस्टिया बहुत संख्या में पाए जाने वाले एक पोर होते हैं, एक तरह के, फ्रॉम विच, जिससे वाटर इंटर इन द स्पंजोसील कैविटी, जिस पोर के माध्यम से वाटर इंटर कर जाता है, पानी घुस जाता है किसके अंदर? स्पंजोसील कैविटी के अंदर। ये देखिए जो कैविटी है यह स्पंजोसील कैविटी है। कौन कैविटी है? स्पंजोसील कैविटी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें पानी कहाँ से जाता है? ऑस्टिया के माध्यम से। और कहाँ जाता है? स्पंजोसील। इसके अंदर जो एक स्पंजोसील कैविटी है, गुहा बनी हुई है बड़ी सी, आप देख रहे हैं, यही है स्पंजोसील। स्पंजोसील कैविटी है। इसके अंदर पानी कैसे जाता है? तो ऑस्टिया के माध्यम से। इसके बाहर देखिए तमाम पोर हैं, इसी पोर के माध्यम से पानी एंट्री कर जाता है। फिर है ऑस्कुलम। अब एक शब्द आ गया ऑस्कुलम, तो मैंने अभी बताया कि जो ऊपर ये बड़ा वाला पोर दिख रहा है इसको ऑस्कुलम कहेंगे, और इसी से पानी बाहर निकल जाता है। तो वाटर एग्जिट आउट थ्रू दिस पोर, यह पोर एक ही होता है, एक ही होता है, और इसी से पानी बाहर निकल जाता है। क्योंकि पानी अगर लगातार एंट्री कर रहा है तो उसके बाहर निकलने की भी व्यवस्था तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी केवल एंट्री ही करेगा, अगर एंट्री करेगा तो फिर कितना पानी एंट्री करेगा, बाहर निकलने की जगह नहीं रहेगी तो स्पंज की बॉडी फट जाएगी, मर जाएगा। तो बाहर निकलने की भी व्यवस्था की गई है, किससे? तो ऑस्कुलम के द्वारा पानी इसी से बाहर निकल जाता है। बाहर से पानी आया और जो भी फूड मटेरियल था वो स्पंज के द्वारा ले लिया गया और बाद में फिर पानी को बाहर निकाल दिया गया। स्पेशल कैरेक्टर इसका एक क्या है? तो प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। पोरीफेरा के अंदर कैनाल सिस्टम का पाया जाना एक बहुत ही विशेष है, और 3 तरह का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, एस्कान टाइप, साइकान टाइप, ल्यूकान टाइप। 3 तरह का इसमें कैनाल सिस्टम होता है। बारी बारी से हम एक एक लेक्चर में तीनों को विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि सिलेबस में कैनाल सिस्टम पढ़ने के लिए कहा गया है। डाइजेशन क्या है? तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इनकी बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, ये देखिए, अगर ये कोशिकाएं हैं, अगर डाइजेशन यहाँ पर होता है, यानी कोशिका के अंदर ना होकर के कोशिका के बाहर होता है, तो इंटरसेलुलर डाइजेशन बोला जाता है। लेकिन अगर पाचन या डाइजेशन कोशिका के अंदर जाकर के हो तो उसे क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। हम लोगों में जैसे है तो कोशिका के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, कोशिका के बाहर होता है। हमारे मुख में डाइजेशन होता है, स्टमच में डाइजेशन होता है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन हम लोगों के शरीर के अंदर कोशिका से बाहर होता है, तो हम लोगों का क्या हो गया? इंटरसेलुलर डाइजेशन। लेकिन स्पंज में क्या होता है कि जो डाइजेशन है वो कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इनको इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं इसमें। और एक्सक्रीशन एंड रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और
रेस्पायरेशन के लिए अलग से कोई अंग नहीं है, अलग से कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है। ये जनरल बॉडी सरफेस से ही हो जाता है, यानी कि इनकी जो स्किन है, सतह है, उसी से रेस्पायरेशन भी हो जाता है और एक्सक्रीशन भी हो जाता है, यानी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल इनके बॉडी के अंदर बनता है वो इसी स्किन के द्वारा ही निकाल दिया जाता है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। अब है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इसमें जो एसेक्सुअल होता है वो बाई बडिंग होता है। ऐसे आप देख रहे हैं बड बन रही है, तो बड यह बन रही है, अब ये बड बन करके टूटकर अलग हो जाएगी तो दूसरा नया स्पंज बन जाएगा, तो बाई बडिंग भी हो गया। एंड बाई जेम्यूल फॉर्मेशन, जेम्यूल भी एक प्रकार की इंटरनल बड होती है, छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं। लैब में आप अपने कॉलेज में देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो जेम्यूल भी एक प्रकार की इंटरनल बड है जो नए स्पंज को जन्म देने का काम करती है, तो यह भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पर्म एंड ओवा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पर्म्स और ओवा के द्वारा होता है। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल या फिर द्विलिंगी होते हैं स्पंज, इसमें अलग अलग मेल फीमेल नहीं होते हैं। तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, मतलब सेक्सेस सेपरेटेड नहीं होते हैं, यानी कि मेल फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, यानी फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, जब बात यह लिख दी गई कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो इसका मतलब इसमें कोई लार्वल स्टेज होगी। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि जिस प्राणी का जो शिशु है, छोटा बच्चा है, वह एडल्ट जैसा ही दिखे, सयाने प्राणी के जैसा ही दिखे, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। उनका जैसा चाइल्ड है वैसा एडल्ट है, तो उसे आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन ऐसा कोई प्राणी है जिसका चाइल्ड उसके एडल्ट से पूरी तरह से भिन्न है, यानी बच्चा सयाने से पूरी तरह से भिन्न है, अलग है, तो उसे आप क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यानी पहले दूसरे अवस्था में था, दूसरे डिजाइन में था, दूसरे आकार में था, बाद में फिर एडल्ट के आकार में आया, तो उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। और जो बीच का प्राणी यानी जो चाइल्ड है, दूसरे शेप में है, दूसरे आकार में है, दूसरे क्रियाकलाप में है, उसे लार्वा बोलते हैं। जैसे मेढक में अगर हम कहें तो मेढक में डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि मेढक में लार्वल स्टेज आती है। आप मेढक का बच्चा देखेंगे छोटा छोटा तो आपको लगेगा कि मछली का बच्चा है, उसका मेढक से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, पूंछ होती है, आप देखकर जान ही नहीं पाएंगे। अगर पहले से नहीं जानते रहेंगे, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप मेढक का बच्चा देख करके कहेंगे कि मछली का बच्चा है, क्योंकि उसका जो बच्चा है उसके एडल्ट से पूरी तरह से भिन्न है, वो लार्वल स्टेज में है, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, लार्वा पाया जा रहा है। इसी तरह से आप मच्छर का बच्चा देखेंगे, मच्छर का लार्वा देखेंगे तो मच्छर से अलग रहेगा, जैसे लगेगा कोई कीड़ा है, कोई कीटाणु है, तो एडल्ट जो मच्छर है उससे पूरी तरह से भिन्न रहेगा, तो यह लार्वल स्टेज है, यानी कि लार्वा है। बिल्कुल उसी तरह से स्पंज के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, यानी कि इनका जो शिशु है, जो बच्चा है, वह एडल्ट से भिन्न होता है। और लार्वल स्टेज का नाम भी सुन लीजिए, तो साइकान जो स्पंज है, इसके साइकान या साइफा का जो लार्वा है वो एम्फीब्लास्टुला नाम का लार्वा है, एम्फीब्लास्टुला बोलते हैं। बाद में यह डेवलपमेंट करके, विकास करके साइकान या साइफा में चेंज हो जाता है। इसी तरह से ल्यूकोसेलेनिया एक स्पंज है जिसके लार्वा का नाम है पैरेनकाइमुला, पैरेनकाइमुला। ये किसका लार्वा है, ल्यूकोसेलेनिया का लार्वा है। तो आप देख लिए कि स्पंज में जो डेवलपमेंट होता है वह इनडायरेक्ट होता है, अर्थात इसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। और लार्वल स्टेज क्या है, तो एडल्ट से पूरी तरह से जो भिन्न शिशु अवस्था होती है वही लार्वा है, वह एडल्ट जैसे नहीं रहेंगे। अगर एडल्ट जैसे रहेंगे तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, जैसा कि मानव में आप देख रहे हैं। मानव का यानी ह्यूमन का जो चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, शिशु है, वह एडल्ट जैसा ही दिखता है, आप देख करके तुरंत जान जाएंगे कि यह आदमी का बच्चा है, यानी कि ह्यूमन का बच्चा है। लेकिन आप मेढक के बच्चे को देखकर तुरंत नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उसमें लार्वा है और उसका शेप साइज सब अलग होता है।
आगे है नर्वस सिस्टम अब्सेंट, इसमें नर्वस सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। आगे है, हाँ ये भी साथ साथ जान लीजिए, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं पाया जाता है। नर्वस सिस्टम के साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम भी अब्सेंट होते हैं, यह बात भी आप याद रखिएगा। आगे है स्केलेटन, तो इसका स्केलेटन जो है मे बी कैलकेरस या फिर जो है सिलिशियस हो सकता है, या बोथ यानी कि दोनों भी हो सकता है। उदाहरण के लिए मैंने एक यहाँ प्राणी को बना दिया है, एक स्पंज को बना दिया है जिसका नाम है साइकान या साइफा। इसमें कुछ खास स्ट्रक्चर हैं, देख लीजिए। ये देखिए एक एडल्ट स्पंज है और बगल में इसकी निकली हुई बड है। बाद में यह बड टूट करके अलग हो जाएगी और नए दूसरे साइकान या साइफा का निर्माण कर देगी। वहाँ पर भी उसमें बड निकलेगी, ऐसे बड टूट टूट करके अलग होती रहेगी और नए नए स्पंज यानी कि साइकान या साइफा बनते रहेंगे। ये देखिए स्पंज की मेन बॉडी है और इसके ऊपर देखिए जो छिद्र दिख रहे हैं उसको डर्मल आस्टिया बोलते हैं। ऊपर जो बड़ा वाला छिद्र है इसको आस्कुलम बोलते हैं। और नीचे देखिए जिससे जुड़ा हुआ है वो कोई सबस्ट्रेटम है, कोई पदार्थ है। ये बड है, पहले ही आप समझ गए। और इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे जैसी संरचना पाई जाती है, कांटे पाए जाते हैं, वो स्पिक्यूल्स हैं। यहाँ पर आप देखिए आस्कुलर फ्रिंज, इसके आस्कुलम के पास फ्रिंज पाई जाती है। फ्रिंज का मतलब एक क्या है कि झालर बोलते हैं, फ्रिंज को झालर बोलते हैं। तो इसके आस्कुलम के पास झालर लगी होती है, जैसे गुलदस्ते वगैरह पर झालर लगाई जाती है, तो इसे आस्कुलर फ्रिंज बोलते हैं। आस्कुलर फ्रिंज क्या है कि पानी को बाहर निकलने के लिए कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक पूरा पानी बाहर निकल जाए, तो बाहर निकलने के लिए भी इनके पास कंट्रोल है, यानी कि अपना कंट्रोल करते रहते हैं। और आस्टिया के अंदर से कितना पानी आना है ये भी जो है इनके कंट्रोल में रहता है। अपने हिसाब से नहीं है कि पानी अपने मन का आए और जाए, तो बाहर से कंट्रोल करने के लिए, बाहर निकलने के लिए कंट्रोल किया जाए, इसके लिए आस्कुलर फ्रिंज है। तो दोस्तों आपको अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा कि पोरीफेरा क्या है और इनके खास कैरेक्टर क्या हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।